Hello people, welcome to my channel. This is about me in brief. You can pause the video and see the details. The details about my short journey of success and failures. I have secured All India rank 87 in 2014 engineering service examination, and at that time I was in Bharat Electronics and resigned from there in 2015. Then I worked in Ministry of Defense. Then I secured a good rank in Haryana Engineering Services. So, and I have given CSC prelims many a times and scored 126, 112, 16 and 130 plus in 2020 examination. So in this channel, my motto is just to make it as a repository of my experience in this field so that people can get benefited. And मैंने इस जर्नी में एक थोड़ा अलग तरीके से इसको किया है, अपना खुद एनालाइज करके खुद की चीज़ें बना के। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको एज अ रिपोजिटरी वीडियोस में कन्वर्ट करते हैं। सो मैंने बाकी वीडियोस के अंदर कैसे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को टैकल करना है वो बताया है। अपना प्रीलिम्स का 2020 का पेपर जितना मेरे से हो पाया उतना किया, बाकी टाइम की कमी के कारण मैं उसको पूरा नहीं कर पाया अभी तक, बाकी आगे कर दूंगा। मतलब मैं भी अभी कमिंग उसमें कर दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा और आइडिया हो जाएगी कैसे मैंने किया था। बाकी उस जितना किया उससे भी आइडिया हो ही जाएगा। और मैंने उसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स बताई है, पैटर्न्स बताए हैं और कैसे टैकल करना है रियल टाइम सिचुएशन में, काफ़ी कुछ बताया उसके अंदर। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो यू कैन सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्रीवियस वीडियोज़, एंड इफ़ यू आर really liking those video, please share and subscribe too, okay, and like too. So this video is all about the themes, the revision strategy for environment and agriculture portion of your syllabus. As you know, time is very less and प्री 18 दिनों में है, तो फटाफट से हम आगे की बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर। सो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोगों को बताया ही है कि एनाटॉमी करी है, एक वीडियो भी बनाई है कि कैसे हमको सिलेबस को पढ़ना था। अब जो बात करेंगे, बिकॉज हमको अब रिवीजन करना है, कुछ कुछ लोग इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं कि भाई एनवायरनमेंट नहीं पढ़ पाए थे तो अभी करना है, तो उसमें हमको क्या करना है। तो थीम आप लोगों ने वैसे ही बना रखी होगी पहले से, बिकॉज मैं पहले भी बता चुका और आपको भी पता होगा खुद ही। अभी क्या करते हैं, रिवीजन की थीम बनाते हैं कि एटलीस्ट वो तो देखें कम से कम, ताकि हम एवरेज तो रहें, या फिर अभी जो टाइम है उसमें वो बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें पढ़े जो वो पूछते हैं, ना कि कुछ भी फ्यूटाइल चीज़ें पढ़ रहे हैं। बिकॉज आपके पास पूरा साल था, आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, बचपन से कुछ गेन किया होगा, आपके पास एलिमिनेशन टेक्निक्स है, सब कुछ है। बस आपको उसको आंखों के आगे से निकालनी है कुछ नॉलेज, जिससे आपको बेयर मिनिमम उसमें आप उसको पेपर में कर सकें। बहुत मैं बता रहा हूँ, बस आपको हिंट्स भी पता है तो आपका पेपर सॉल्व हो सकता है। कॉमन सेंस को बिल्कुल ऊपर रखना है, सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल अच्छे से ओपन करके रखना है, ठीक है। और मैंने आज ही टेलीग्राम पे एक चीज़ मैंने लिखी थी और जो मेरे को बहुत सही लगती है बोलने में या बताने में किसी को भी। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैक्सिमम नॉलेज को गेन करें और मिनिमम उसको यूटिलाइज मतलब उसको यूज़ करें, और या फिर मिनिमम नॉलेज गेन करके उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। अपने को ना सेकंड वाले चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखना है, बिकॉज अगर आप नॉलेज को गैदर करने में लगे तो उसका अंत नहीं है। जितनी नॉलेज आपके पास है उतनी सफिशेंट है, उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। कॉमन सेंस तभी आती है जब आप अपने आप को ये मान लो कि मुझे बस थोड़ा सा पता है, बाकी मैं सिचुएशन के हिसाब से उसको आंसर करूँगा, बिकॉज मुझे बेसिक मेरे को पता है और मैं उसको टैकल करूँगा। इतना सोच के आप पेपर को अटैम्प्ट करने जाओगे, सेकंड माइंड में ये रहेगा मुझे मैक्सिमम अटैम्प्ट करना है, तो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड आपको तरीका दे देगा उसको आंसर करने का, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अब हम सीधा एनवायरनमेंट पे आते हैं। मैंने ही बताया था कि ये अपना पोर्शन है एनवायरनमेंट का, जिसमें लिखा हुआ है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एक ये बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ये लास्ट की लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पूरे एक एनवायरनमेंट और ये सब कुछ चीज़ें तो पूरे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल डीप में जाना है, बट ऐसा भी नहीं करना कि ऊपर ऊपर से चीज़ें देखनी, बिकॉज ये यूपीएससी का भी एग्ज़ाम है, तो एक बीच का रास्ता फॉलो करना है इसमें, ठीक है। तो मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फटाफट देखे थे कि भाई हमको क्या रिवीजन करना चाहिए इसका, तो मैं अभी इसको करता हूँ।
मैंने इसको टाइप करके नहीं किया, जस्ट मैं इसमें अपना इसको जो भी बोलते हैं ऐसे डूडलिंग वगैरह करूँगा चीज़ों को। तो आप एक बार इसको लिख लेना साथ साथ में, ठीक है। या फिर आपने खुद अपनी थीम्स बनाई होगी तो उसमें टिक कर लेना चीज़ों को, या इसको बस सुन लेना 1.75, 1.25, 1.5 जो भी स्पीड में आपको सुनना है, ठीक है। तो लेट अस बिगिन। तो ये हमने क्या किया है कि पहले तो हम ये देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने ये देखा कि इसके अंदर ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पोर्शन से, ठीक है। 15 क्वेश्चंस के अराउंड आ रहे हैं, 15 से 17 क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें से अगर हम इसको 3 मोटे मोटे हिस्सों में डिवाइड कर ले, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, 3 में अगर कर ले, तो जो इसमें है सबसे कम इकोलॉजी से आए। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इनडायरेक्ट तो हर चीज़ इकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, जिसमें से अब ये लगा लो कि ऑन एन एवरेज एक एक क्वेश्चन आता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ठीक है। मतलब वैसे एक से भी कम आया पिछले 7 साल में, 0.4 इसका ये लगा लो पर ईयर 0.4 पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये एवरेज निकलती है। लेकिन और जो बायोडाइवर्सिटी वाला हिस्सा है इसके अंदर से 7 to 8 क्वेश्चन आए हैं। और अगर आप इसको कर लेते हो तो 7 to 8 क्वेश्चन आपके इस बार 2021 में भी आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है 7 to 8 क्वेश्चन के लिए। क्लाइमेट चेंज इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिसके अंदर से अपने को 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन आए हैं हर साल, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। आपको जस्ट वो टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी है, देखनी है, गूगल सर्च करनी है, और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की, तो आप कर दोगे इस चीज़ को, ठीक है तो मिसलेनियस, लेकिन हम कर देंगे इसको, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक मैंने क्या किया है, अब जो ये 3 बड़े बड़े टॉपिक है इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जो फर्स्ट है उसको तो फर्स्ट ही रखेंगे, जैसे मतलब बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी कर लेते हैं इसको, ठीक है। सेकंड जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर हम ये लगा लो कि बायोडाइवर्सिटी हो गया अलग से, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हो गया फर्स्ट ए। सेकंड हो गया अपना इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड बायो मतलब कन्वेंशंस जो हो रही है हमारी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड या कुछ और चीज़ें, ठीक है। फिर तीसरा सस्टेनेबिलिटी, ये हम इस बायोडाइवर्सिटी में रख लेते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के अंदर हम ये रख लेते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज एक सेपरेट टॉपिक, पोल्यूशन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हमारा ग्रीन हाउस गैस से भी होता है, पोल्यूशन हो गया। पोल्यूशन हमारा नॉन ग्रीन हाउस गैस से भी हो सकता है, ग्रीन हाउस गैस से भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक्ट्स, पॉलिसीज़, बॉडीज़ ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल्स, मतलब जनरली नेशनल रखते हैं इसके अंदर। तो ये 3 पोर्शन अपने इस पोर्शन पे रख देते हैं। जो हमने देखा है, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सेग्रीगेट कर लिया है इस चीज़ से, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर मैंने ये देखा इसके अंदर कि जो इस बार का जो गैप है ना, वो 2 चीज़ों में तो मोटा मोटा दिख रहा है, ठीक है। जो जो गैप है वो 2 चीज़ों में मोटा दिख रहा है। गैप कैसे आता है कि आपने देखा कि भाई आप खुद भी देख लेना, आपके पास अगर कोई भी पीडीएफ है या कुछ भी चीज़ है उसकी क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, अगर आपको विजन आईएस के अगर पीडीएफ मिलती हैं तो विजन आईएस में भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो उसमें से 2014, 15, 16 ऐसे करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 टॉपिक्स में गैप है और एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है पिछली बार, ठीक है। तो आपने को क्या करना है, गैप एनालिसिस क्या होता है, गैप एनालिसिस में आपको ये करना है कि जो डायरेक्टली पिछले साल आ चुका है उस वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ना है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो नहीं आया पिछली बार तो एक गैप क्रिएट कर दिया। तो मैं नॉर्मली इसको जो टर्म देता हूँ वो एज अ सिस्मिक गैप देता हूँ, ठीक है। तो सिस्मिक गैप किस चीज़ का है इस बार सिस्मिक गैप है इस टॉपिक का, इसका, और एक इसके अंदर हमने एक सब टॉपिक बनाया था इंटरनेशनल ट्रीटीज़, बॉडीज़ एंड कन्वेंशन, उसका, ठीक है, जो कि 2016 में बहुत आया था। 9 क्वेश्चन फ्रॉम इससे थे। तो 2016 के बाद 17 में कम हुआ, 18, 19 और 20 में तो 0 आया। तो इसका बाद ये हुआ कि भाई कम आ रहा है, तो इसके बाद ये भी हो सकता है कि 2021 में फिर से 16 वाला रिपीट हो जाए। तो आपको इस पर ध्यान देना है कि जो ये इंटरनेशनल ट्रीटीज़ रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, जैसे पिछले पास में टीब और बहुत सारी चीज़ें पूछ चुके हैं, वो वैसे भी पूछते रहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट थीम तो है ही, एक क्वेश्चन तो आ जाता है, लेकिन 2020 में तो एक भी नहीं आया है। तो इसका मतलब गैप क्रिएट हो चुका है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि ये इंटरनेशनल कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार। तो एक तो मिनिमम आना ही है, क्या पता 5-6 क्वेश्चन भी आ जाए इससे, जैसे 2016 में आए थे। इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बट इस चीज़ को देखो कि भाई इस साल में जो तुम्हारे करंट अफेयर के नोट्स हैं उसमें कुछ ऐसी कन्वेंशंस आई है तो उसको और अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। मेरा पॉइंट बस यही है कि रिवीजन अच्छे से हो उन्हीं पॉइंट पे जो गैप है। सेकंड जो फर्स्ट जो गैप है ये इकोलॉजी वाला गैप है, जो कि 2015 में
सीधा एक कंसेप्ट पूछ लिया था व्हाट इज़ इकोलॉजी और पूछा था। उसके बाद से एक 2017 में ज़ीरो जो फाइट्स होते हैं उसकी क्या अडेप्टेशन होते हैं, उसको उसको बायोडाइवर्सिटी में भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट ही पूछे हैं अभी तक। 2015 अगर डायरेक्टली देखें 2015 के बाद 2021 में 6 साल का गैप है, तो इट्स अ ह्यूज गैप। तो तुमको ये मिस आउट नहीं करना है, आपको इकोलॉजी का बेसिक पढ़ के ही जाना है। एक क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है 2021 में इकोलॉजी से रिलेटेड। अब इकोलॉजी में क्या आ सकता है, कितना डीप जाओगे? सी मेरे पर्सनल से जाए तो वो इन्होंने क्योंकि सबसे स्पेसिफिकेशन नहीं मांगी है, तो इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये है कि भाई वो बहुत ऐसे डीप में नहीं जाएंगे। जैसे मान लो अल्फ़ा बीटा डाइवर्सिटी ऐसे डायरेक्टली ऐसे टेक्निकल में नहीं जाएंगे वो सी डी एस और सी ए पी एफ में जाते हैं। बट फिर भी आपको इस चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ना, क्या पता वो पूछ ले। इसलिए जो आपके पास एनवायरनमेंट का कोई भी सोर्स है उस पर बेसिक इकोलॉजी कर लो। ट्रॉफिक लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे एक क्वेश्चन इसमें ट्रॉफिक लेवल से बहुत मतलब एक्सपेक्टेड है। अब ट्रॉफिक लेवल में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो उससे कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज़, डेफिनेशन जो भी तुमको दिखे कि ये इंपॉर्टेंट है, वो कर लो उसको अच्छे से। क्योंकि इससे एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आना है, और बहुत ईजी टॉपिक है इकोलॉजी। क्या पता डेफिनेशन फिर से आ जाए 2015 में जैसे आई थी कि भाई तीनों का है, ए बायोटिक बायोटिक तीनों का, मतलब दोनों का है ये। एनवायरनमेंट जो होता है उसका, इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, जो भी चीज़ थी, ठीक है। या फिर बायोस्फेयर की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आ सकती है, कोई डेफिनेशन। पिरामिड जो होते हैं, पिरामिड वैसे टेक्निकल हो जाता है, मैं बता रहा हूँ ये टेक्निकल हो जाता है, बट क्या पता पूछ लें, क्योंकि पिरामिड तो एक नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक इकोलॉजी का पार्ट है। तो पिरामिड, वर्टिकल पिरामिड, हॉरिजॉन्टल पिरामिड, सॉरी वर्टिकल एंड मतलब ये जो इन्वर्टेड एंड वो वाले जो पिरामिड होते हैं, वो वर्टिकल तो नहीं, इन्वर्टेड पिरामिड या फिर नॉर्मल जो होते हैं अपराइट, तो वो वाले पिरामिड देख लो इस चीज़ में, ठीक है। और बायोमास क्या है, बायोमास की डेफिनेशन देख लो, ठीक है। मतलब बेसिक करके जाओ, एक क्वेश्चन वहाँ से एक्सपेक्टेड है। ये दो इसके अंदर अभी सिस्मिक गैप है, बाकी हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है हर साल। इसमें से गैप आ गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया अपना। फिर अब मैं इसको ना थीम वाइज चलता हूँ। अब सबसे पहले अगर इकोलॉजी को देखें, बेसिक कंसेप्ट को, तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो जो क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे वही मैंने बताया था एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब वो प्लांट का एडेप्टेशन पूछ चुके हैं, तो एनिमल के भी एडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है। एनिमल में अपने इंडिया के अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स हैं, वही मिलते हैं। उसकी एडेप्टेशन क्या क्या हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत मिसलेनियस है। इसको आप अभी से अब करोगे तो नहीं कर पाओगे, बट इसको अगर आपने कहीं नोट्स बनाया या कुछ ऐसे ध्यान में आ जाए आपको कि मेरे को देख लेना है एक चीज़, तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। जैसे मतलब ज़ीरोफिटिक एडेप्टेशन आ चुकी है, तो उसके अलावा कुछ एक्सट्रीम में जो एडेप्टेशंस होती हैं वो देख लो। ज़ीरोफिटिक में मतलब ये होता है शायद, ज़ीरोफिटिक में जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, तो हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वाले एरियाज़ में कैसी होती है, तो वो तो पूछ चुके हैं। अब जैसे मान लो ये अपना मैंग्रोव्स आ गया, मैंग्रोव्स भी तो एडप्टेशन है। तो मैंग्रोव्स की एडप्टेशन जो स्टिल्टेड रूट्स होती हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो उसकी कुछ आ जाए एडप्टेशन का, ठीक है, इकोलॉजी से रिलेटेड। या फिर बेसिक डेफिनेशन जो मैंने अभी बताया था वो, ठीक है। और फॉरेस्ट फायर्स जो है उसका यूज़ पॉजिटिव यूज़, नेगेटिव यूज़ का क्या पता कोई क्वेश्चन बन जाए। जो अपने जो ट्रॉफिक लेवल्स है वो मैं बता चुका हूँ, वो हो सकते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट उससे क्वेश्चन आ सकता है। डेसिडियस मतलब डेसिडियस जो होते हैं वेट एंड मतलब ड्राई, कितना पोर्शन कितने में है। जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का कोई डेटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए इससे, जो कि बेसिक से रिलेटेड भी हो और इसके अंदर भी कवर कर दें हम, क्योंकि वो एनवायरमेंटल इकोलॉजी का ही पार्ट में आ सकता है वो, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, बट एनवायरमेंटल इकोलॉजी का पार्ट है, फॉरेस्ट इकोलॉजी का पार्ट है। तो फॉरेस्ट का कोई क्वांटिटेटिव क्वेश्चन आना है तो फॉरेस्ट रिपोर्ट एक बार रिवाइज कर लो कि कितने % क्या इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ कहाँ पे। वैसे पिछली बार शायद 2019 में उन्होंने उसका स्टेट वाइज उसको पूछ लिया था, ठीक है, कि कितने % में है, ये है वो है। तो किस में ज़्यादा इंक्रीज़ डिक्रीज़ हुआ है वो देख लो, कि 2019 में आई थी तो उसमें वो इम्पोर्टेंट था ही उसके हिसाब से। तो ये चीज़ हो गई। और बायोस्फेयर की डेफिनेशन, बायोस्फेयर की कोई जो
टू का लॉ है, उसमें क्या कुछ हाईलाइटेड है, ठीक है। इकोलॉजी की डेफिनेशन तो हो चुकी थी। चलो ये चीज़ है, मतलब आप देख लो, बिकॉज आप अभी बिल्कुल टच में हो चीज़ों के, तो उसमें से एक बार इसको रिवाइज कर लेना। इस टॉपिक में से आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि क्या आ सकता है, वो चीज़ इसमें आएगी। आपके जो करंट अफेयर के नोट्स है उसमें कुछ ऐसी चीज़ आ गई कि जो बेसिक इकोलॉजी से रिलेटेड है, वो इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। तो ये थीम थी इसकी, जो फर्स्ट थीम थी। जो सेकंड आ गया उसके बाद है क्लाइमेट चेंज। जो सेकंड जो मैं कर रहा हूँ इसके अंदर क्लाइमेट चेंज की थीम को ला रहा हूँ। अब क्लाइमेट चेंज की थीम में इसमें भी 3 सब थीम थी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन और एक्ट पॉलिसीज़ एंड नेशनल बॉडीज़, ठीक है। अब 3 जो है अपने पास, इसके अंदर सबसे पहले क्लाइमेट चेंज से क्या क्या आता है। जो क्लाइमेट चेंज अपना है, क्लाइमेट चेंज उससे क्या क्या आता है। जैसे अब 2020 के अंदर क्या आया था, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन आ गया था, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट्स आता रहता है, मीथेन हाइड्रेट आ गया था 2020 में, और कार्बन फर्टिलाइजेशन आ गया था, और ग्रीन मतलब ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, और इसकी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे अभी 2017 18 या 16 का कुछ मुझे याद है कि जो आयरन से समथिंग कोई टेक्नोलॉजी थी जो सी के अंदर उसको कार्बन को सिक्विस्ट्रेशन में हेल्प करती थी। तो वैसे वैसे कुछ टेक्नोलॉजी तुम्हारी साइंस एंड टेक में दे रखी होगी, तो उसको रिविजिट कर लो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट आता है कॉन्सेप्ट हमेशा, ठीक है। एक जो चीज़ है, मेरे ख्याल से शायद किसी और एग्जाम में पूछी थी, यूपीएससी में शायद पूछी थी, मुझे अभी ध्यान नहीं है। जो अपना एक कंसेप्ट होता है ना कि कुछ एक डे होता है जिसमें हम अर्थ का पूरा रिसोर्स ख़त्म कर चुके होते हैं उस पर्टिकुलर ईयर का, ठीक है। अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा वो इसको कुछ बोलते थे, कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड है वो। तो वो देख लो क्या है वो टर्म, ठीक है। कमेंट में बता देना कि क्या था वो, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। और प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है। UNFCCC वगैरह सब इससे रिलेटेड, मतलब क्लाइमेट चेंज में UNFCCC की सब कुछ आ गया, और अपना बायोडाइवर्सिटी में CBD का सब कुछ आ जाएगा उसका, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग उसमें आ जाएंगे। अर्थ आर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अर्थ आर भी जो मार्च में बनता है, वो कौन करता है कौन नहीं करता ये आप सबको पता ही है उस चीज़ का, बट उसको रिविजिट कर लेना बिकॉज वो इंपॉर्टेंट आ चुका है पहले। अब पोल्यूशन के अंदर आगे देखेंगे हम कि मतलब पोल्यूशन में नाइट्रोजन पोल्यूशन, ये वो पिछली बार भी आ चुका था, तो वो पार्ट है पेपर का, तो इसलिए आते हैं उस चीज़ का क्वेश्चन, मतलब सिलेबस का, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि कुछ सर्च कर लेना है कि भाई कुछ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, कुछ अलायंसेस मतलब चले हैं नए नए, जैसे CPC कुछ आगे बताऊंगा मैं। एक जो वो आया था शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट्स के लिए भी कुछ होता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है, वो गूगल सर्च कर लोगे अपने आप न्यूज़ के अंदर आ जाएगा कि ये लाइन्स है। अगर कुछ ऐसा है आपके पास अभी देखना है तो ऐसे देख सकते हो, वरना आपने अगर पूरे साल में कंपाइल किया तो एक बार देख सकते हो, जस्ट इंडिकेशन भी होगी ना, आपका आंसर आ सकता है ऐसे। तो ये क्लाइमेट चेंज से ये चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर हर बार क्वेश्चन आएगा, 1 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अब इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने देखा है कि कभी वाटर पोल्यूशन वाले क्वेश्चन आएंगे, अगर वाटर पिछली बार आ गया तो इस बार एयर पोल्यूशन से क्वेश्चन आ गए। एयर पिछली बार आ चुका है, फिर इसके बाद कुछ और पोल्यूशन जैसे नाइट्रोजन पोल्यूशन आ गया, प्लास्टिसाइड मतलब और भी चीज़ें, ई वेस्ट वाला, और ऐसे ऐसे कुछ करके आते ही रहते हैं। तो अब पिछली बार का देख लेना कौन से पोल्यूशन से है। पिछली बार शायद एयर बर्निंग, जो बर्निंग वर्निंग के क्वेश्चन आए थे तो एयर वाली चीज़ आ गई थी। इस बार वाटर आ जाएगा, CBD जो होता है अपना, सॉरी वाटर में बायोलॉजिकल BOD COD, ये सब चीज़ें आ चुकी हैं पहले, बट इससे रिलेटेड कोई आ जाए चीज़ें, या एक्ट आ जाए, वाटर एक्ट के अंदर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, एयर एक्ट होता है, और डिफरेंट डिफरेंट एक्ट थे। वैसे तो फैक्चुअल बन गया, बट उस वो एक्ट हमेशा से इंपॉर्टेंट है, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरमेंट एक्ट, और एक वो इंश्योरेंस वाला कुछ था, फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो ये कभी भी ये तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है रिवीजन में। मतलब 1972 का जो एक्ट था वो वाइल्ड लाइफ वाला जो भी था, उसमें 2017 में 19 में 2 क्वेश्चन वहाँ से थे, 4 नंबर आपके उस एक्ट से है।
फॉरेस्ट वाला जो एक्ट था 2006 और 2017 का, वो भी 90, मतलब आप लगा लो कि ये फॉरेस्ट एक्ट को मिला लो और 72 का एक्ट को मिला, दोनों को मिला को 6 नंबर तो इसी से आ गए। और अभी क्या नाम है, पिछले साल जो एक्ट आया है वो बायोडाइवर्सिटी वाला या फिर कुछ और आया था, मेरे शायद वाइल्ड लाइफ वाला ही आया था, तो एक एक्ट वहाँ आ गया। तो इनमें से जो बचा एक्ट, मान लो पिछली बार नहीं आया तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको ढंग से एक बार देख लो, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज के अंदर और बायोडाइवर्सिटी और तीनों का मिला के ये वाला पोर्शन है एक्ट का, बिकॉज ये पॉलिसी के अंदर आता है। ओके, फिर उसके बाद जैसे अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन में कभी ये क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो इन्होंने नाइट्रोजन पोल्यूशन पिछले साल पूरे न्यूज़ में था, तो इन्होंने नाइट्रोजन पोल्यूशन से क्वेश्चन पूछ लिया था, 2019 में पूछा था इन्होंने, ठीक है। कार्बन पोल्यूशन तो हमेशा हम बात करते रहते हैं। कार्बन पोल्यूशन में ध्यान देना कि कार्बन पोल्यूशन में CO2 इज नॉट अ पोल्यूटेंट। ये बाकी बुक्स में पोल्यूटेंट दे रखा होता है, बाकी इन द सेंस कि जो अपना जो फेमस बुक है कौन सी है वो, शंकर, उसमें इसने पोल्यूटेंट में रखा है, बट CO2 इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट। अगर CO2 पोल्यूटेंट हो गई तो हम सब पोल्यूटेंट हैं, मतलब हम सब पोल्यूटर्स हैं, हम अपने अंदर से CO2 निकालते हैं। तो CO2 इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट, इज क्वाइट स्टेबल गैस। पोल्यूटेंट हमेशा नॉर्मली अनस्टेबल गैसेज करती हैं, जो आप रिएक्टिव गैसेज होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट याद रखना, अगर CO2 पोल्यूटेंट नहीं है तो ये AQI में भी ऐड नहीं होगा। तो अगर तुमको बस इतना सा पता है तो एक क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में सोल्व कर दोगे। जस्ट ये बेसिक कंसेप्ट है, आगे मैं बताऊंगा। मैंने टेलीग्राम पे भी लिखा है कि बेसिक आपको क्या पता होना चाहिए जो आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। टेलीग्राम पे एक मेरा पोस्ट है, उसको देख लेना, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है N2, अगर आप नाइट्रोजन गैस बोलते हो तो N2 हो गया, नाइट्रोजन बोलते हो तो एलिमेंट हो गया। नाइट्रोजन एज ए एलिमेंट इज वेरी रिएक्टिव, नाइट्रोजन गैस इज वेरी इनर्ट गैस। तो नाइट्रोजन पोल्यूशन में नाइट्रोजन गैस नहीं होती है, नाइट्रोजन पोल्यूशन में नाइट्रोजन एलिमेंट होता है। इसके NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या फिर और कोई कंपाउंड्स होंगे जो नाइट्रोजन पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, लेकिन N2 इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नाइट्रोजन पोल्यूशन। क्योंकि नाइट्रोजन पोल्यूशन का अगर पार्ट N2 हो गया तो अपना एटमॉस्फेयर ही पोल्यूटेंट से भरा पड़ा है। 79% जो आपका बाय वॉल्यूम और 77% बाय वेट नाइट्रोजन अपने एटमॉस्फेयर में, तो पूरा का पूरा पोल्यूटेंट हो गया, समझ रहे हो। थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको ये भी पता है तो यूपीएससी कभी कभी जस्ट इसको चेक कर लेती है, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए, नाइट्रोजन पोल्यूशन इज ड्यू टू N2, या फिर नाइट्रोजन गैस, जब भी गैस लिख दिया, हाइड्रोजन पोल्यूशन ड्यू टू हाइड्रोजन गैस, कार्बन पोल्यूशन इज ड्यू टू CO2, तीनों गलत हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता, ये जो गैस होती हैं बड़ी स्टेबल होती हैं, हाइड्रोजन का तो कोई पोल्यूशन ही नहीं होता, बाकी CO2 नहीं होता। CO इज़ अ पोल्यूटेंट, CO इज़ अ पोल्यूटेंट, कार्बन पोल्यूटेंट इससे होता है और कार्बन पार्टिकल से होता है, ठीक है, जो आप इनहेल करते हो। या फिर अनबर्न कार्बोहाइड्रेट्स, अनबर्न कार्बोहाइड्रेट्स, अनबर्न कार्बोहाइड्रेट्स होता है, बिकॉज इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ गई, बाकी भी आ गए। मान लो आपने इथेन को किया या मीथेन को किया, उसमें अनबर्न करके CO बनता है, ठीक है। अभी क्योंकि अपना थीम का चल रहा है तो मैं कंसेप्ट में नहीं जाऊँगा, बट इसके साथ क्योंकि अभी बात डिस्कशन हो गई है, मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया है। एक और चीज़ ध्यान देना ना एक बार, अगर सिर्फ आपको ये पता है ना जो CO है, इट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल नहीं है, ये प्रॉपर्टी ऑफ इंजन है। मतलब अगर आप ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दे दोगे इसको तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ वेरी स्टेबल, इट इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट बट इट इज़ पोल्यूटेंट, ठीक है। तो पिछली बार एक क्वेश्चन आया था HCNG, उसमें लिखा था कि भाई ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन को कम करता है। कैसे कर सकता है कम, फ्यूल पे तो डिपेंड ही नहीं करता कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन। ये तो उस पर डिपेंड करेगा कि भाई आप रिच मिक्सचर पे चला रहे हो तो ऑक्सीजन कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा निकलेगी, समझ रहे हो। हाँ, जो नॉक्स है NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx, N2O, N2O4, NO2, ये सब चीज़ें नॉक्स बोलते हैं इसको। ये डिपेंड करता है, ये क्या करता है, ये दो तरीके से आ सकता है, या तो फ्यूल के अंदर हो, जैसे आप कोल जला रहे हो, फ्यूल के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है या उसके कंपाउंड है, तो वो वैसे भी NOx निकल देगा। एक तो ये, दूसरा ये भी हो सकता है कि जो हमारा फ्यूल है, मान लो HCNG ही है, ये जल रहा है, इसका हाई टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो उसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन जो इनर्ट है 3 बॉन्ड से, जो इनर्ट है वो ब्रेक होके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NOx बना देती है। तो इसका मतलब इसको अगर रिड्यूस करना है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पे NOx बन जाते हैं। और अपने को पता ही है कि हम एक जो कौन सा यूज़ करते हैं, अभी मैं भूल जाता हूँ इसको, कैटालिटिक कन्वर्टर वो यूज़ करते हैं,
वो टेक्निकल हो जाता है, इतने टेक्निकल में मत जाओ, बट आप देख लेना इस चीज़ को, ठीक है। जस्ट इतना पता है ना, 3-4 चीज़ें तो मैंने बताई है कि CO2 इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट, CO इज़ अ पोल्यूटेंट, CO2 इज़ ग्रीन हाउस गैस, CO इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, मतलब इसका नियरली ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस है, पोटेंशियल है। H2O इज़ ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रोजन गैस इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट इज़ अ पोल्यूटेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट के कंपाउंड इज़ अ पोल्यूटेंट, आर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन, एक और चीज़ ऑक्सीजन गैस इज़ पॉइजनस, ऑक्सीजन एलिमेंट इज़ अ पोल्यूटेंट टाइप एलिमेंट बिकॉज फ्री रेडिकल होता है इसमें। एक्चुअली में इसको आप कंट्रोवर्शियल मान सकते हो, बट मैं इसको अगर आप नहीं जानते कि ऑक्सीजन गैस इज़ अ पॉइजन, क्योंकि अगर ये अपनी बॉडी को हार्मफुल नहीं होती तो मतलब हम उस चीज़ को हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ नहीं करते। आप ये बात देखो, हम हर बार यही बात करते रहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट खाया करो, एंटीऑक्सीडेंट। वो जस्ट इसलिए क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर ये फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए। इट इज़ वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी, ये एजिंग प्रोसेस को यही करता है। तो ऑक्सीजन इज़ अ पॉइजनस गैस, ठीक है। क्लोरीन जो है वो भी वेरी रिएक्टिव एंड पॉइजनस होता है, ब्रोमीन भी ऐसे ही है, ब्रोमीन वेपर वगैरह, ठीक है, ये ध्यान देना। चलो ये कॉन्सेप्ट हो गया, मैं थीम की बात चल रही थी, टाइम भी ज़्यादा हो जाता है जब हम बीच में करने, कभी फिर डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ का। तो अब मैं जो पोल्यूटेंट्स की बात कर रहा था, तो आपको देखना है जो AQI के अंदर पोल्यूटेंट है ना, AQI जितने भी पोल्यूटेंट है ना, आपको एक तो लिस्ट बनानी कौन कौन है, वो पूछ चुके हैं, ठीक है। सेकेंड लेवल पे वो क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी पोल्यूटेंट है ना, मान लो कार्बन मोनोक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ये है वो है, इनके वो पूछ सकते हैं सोर्सेज। आप मैंने यही किया था, लेकिन 2020 में वो पूछ गए, क्या पूछ गए, बेंजीन पोल्यूशन पूछ गए, बेंजीन भी उसके अंदर है, पूछ गए ना। आपने प्रिडिक्ट कर लिया, मैंने वो प्रिडिक्ट कर लिया था कि भाई ये एक बार तो पूछ चुके हैं कि कौन कौन से है। सेकंड लेवल पे जाएंगे तो इनका किसी में से एक का सोर्स पूछ लेंगे। वैसे वो बहुत इजी क्वेश्चन था, कॉमन सेंस से हो जाएगा, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ना AQI के अंदर होते हैं, कुछ 8 इसके अंदर होते हैं और 12 भी होते हैं, तो सब कुछ देख लेना, लेड वगैरह और ये सब चीज़ें। लेड भी वो काफ़ी पूछ चुके हैं पहले, ठीक है। लेड हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, सोर्सेज क्या क्या हैं इसके, आर्सेनिक हो गया। आर्सेनिक वैसे इसमें नहीं, वाटर पोल्यूशन में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आर्सेनिक जो है उसके सोर्सेज क्या है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन करता है वो, ठीक है। तो वो देख लेना, वो शायद पूछ चुके हैं वो, ठीक है। आर्सेनिक बार बार आता रहता है, तो तुमको ऐसे इसको देखना है कि जब देख रहे हो, कुछ ज़्यादा नहीं है, 10-15-20 मिनट लगेंगे चीज़ों को देखने में, रिवीजन करने में, बट एक बार देख लेना इस चीज़ को। फिर होता है, ये तो हो गया पोल्यूटेंट क्या क्या होते हैं, प्राइमरी पोल्यूशन पोल्यूटेंट वर्सेस सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिवाइड कर लेना आपस में, कौन कौन सा प्राइमरी है, कौन कौन सा सेकेंडरी है। स्मोक देख लेना, 2 टाइप की, फोटोकेमिकल और वो बेसिक में आता है, इकोलॉजी का भी, पोल्यूशन का भी पार्ट है ये, डेफिनेशन में भी, बेसिक डेफिनेशन का पार्ट है। तो फोटोकेमिकल कौन सा और वो कैसे है, वैसे सबको पता होगा ये, बट एक बार रिवाइज कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये पता हो जाएगा तो आपको ये भी एक एक क्वेश्चन आता है पोल्यूटेंट्स में से, एक क्वेश्चन आएगा टेक्निक में से, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तुम्हारी करंट अफेयर में आई है तो भाई उससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। कोई टेक्नोलॉजी, पायरोलिसिस हो गया, प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, और मतलब एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन टेक्निक्स जो नॉक्स के लिए यूज़ होती है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो यूज़ होते हैं, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स यूज़ होते हैं थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर। तो थोड़ा देख लो उसको, ठीक है, बिकॉज वो न्यू टेक्नोलॉजी है, और दे एक्सपेक्ट कि भाई जो बंदे UPSC में आ रहे हैं, सिविल सर्विस में आ रहे हैं, उनके पास कुछ आइडिया हो ऐसा, ताकि मेंस में भी वो कुछ लिख पाए, और उनको पता हो कि भाई क्या क्या नई टेक्नोलॉजी चल रही है, ताकि वो गेज कर पाए कि कैसे हम शिफ्ट करें रिन्यूएबल एनर्जी पे, या फिर जो हमारे पास एनर्जी है अभी, कोल वगैरह है, उनको कम से कम आइडिया हो कि भाई ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ये भी चीज़ें दुनिया में है। तो इसको आप टेक्निकलिटीज़ में मत जाना कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या कोई एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग चल रही है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाई यहाँ क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, और आपकी वो करंट अफेयर की बुकलेट में देते हैं वो, ठीक है। फिर अब उसके बाद एक पोल्यूशन आता था माइक्रोबीड, वो आ चुका है क्योंकि वो उसके अंदर रहा था, न्यूज़ में रहा था, तो माइक्रोबीड का जो पोल्यूशन था वो न्यूज़ में था। फिर रेमेडी में HCNG लास्ट टाइम 2019 में आ चुका है, तो कुछ ऐसा चीज़ हुई है फिर से, एक बार देख लो, कोई नया फ्यूल आया हो। बायोफ्यूल भी इसी से रिलेटेड ही आती हैं चीज़ें। बायोफ्यूल जो है उसकी जनरेशन्स क्या क्या हैं वो देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। जो ये एक और ध्यान देना, जो जनरेशन बायोफ्यूल की होती है ना, फर्स्ट जनरेशन 1G 2G 3G, 1G 2G 3G, मैं एक बार क्वेश्चन भी बना चुका हूँ। ये जो चीज़ें होती हैं ये फ्यूल की भी होती हैं, बायोफ्यूल की,
ये जो चीज़ें होती हैं ये सोलर सेल की भी होती हैं, और ये जो चीज़ें होती है टेलीकम्युनिकेशन में भी होती है। तो ये तीनों चीज़ होती है। क्या पता कभी क्वेश्चन बन जाए कि 1G 2G 3G रिलेटेड टू, उसमें आपको दिखे ही ना बायोफ्यूल, वो अपना सोलर सेल भी होते हैं। ओके, फिर स्टबल बर्निंग की पिछली बार केमिस्ट्री आ गई थी, कौन कौन से रिलीज होते, तो एयर पोल्यूशन कहा गया था। तो इसमें कुछ नहीं है, वो कॉमन सेंस से हो जाएगा। मैंने जो पिछले सोल्व किया है उसको देखना कि कैसे आपको देखना है, कैसे सोचना है एग्जाम में, कभी आगे कुछ और जला दें वो, ठीक है, सोचना है, ट्रेसिस में भी मिल जाए तो क्या होगा, ठीक है। और फिर सैंड माइनिंग पूछ चुके थे, वो भी पोल्यूशन है, पोल्यूशन का वो होता है। बीओडी पूछ चुके हैं कई बार, सीओडी पूछ चुके हैं, एक्यूआई पूछ चुके हैं 2016 में, पोल्यूटेंट्स पूछ चुके हैं 2016 के अंदर कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है। ग्रीन हाउस गैस पूछ सकते हैं वो, ग्रीन हाउस गैस, ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 5-6 थी, वैसे और भी होते हैं, तो वो 5-6 जो दे रखी है, जैसे CF6 वगैरह, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इनका, तो वो उनको देख लो कौन कौन सी है। और मैंने टेलीग्राम पे एक रिसर्च करके कुछ एक चीज़ बना रखी कि कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो ओजोन डिप्लीटेंट भी हैं, तो वो देख लो कौन कौन से है, ठीक है, जैसे N2O है, ऐसे देख लेना, चेक कर लेना, मुझे अभी ध्यान नहीं। तो वो कुछ पोल्यूटेंट ऐसे हैं जो ग्रीन हाउस गैस भी हैं, कुछ पोल्यूटेंट ऐसे हैं जो ओजोन डिप्लीटेंट भी हैं, कुछ ऐसे हैं कि तीनों के तीनों हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्या पता पूछ ले, ठीक है। फिर उसके बाद नैनो पार्टिकल्स, क्या पोल्यूशन होता है, PM2.5 PM10 सबको पता है, ठीक है, क्या पता कुछ ऐसी चीज उससे रिलेटेड कुछ आया हो, कोई न्यूज़ में टेक्नोलॉजी है जो अपना दिल्ली में लगा है, क्या पता इससे आ जाए कुछ चीज़, मतलब शॉर्टलिस्ट कर लो उसमें से कि ये चीज़ें आ रही हैं तो क्या पता आ जाए। ब्रोमिनेटेड फ्लेम, जैसे मैंने बताया ना, ब्रोमीन, ब्रोमीन मेरे दिमाग में आया था, क्लोरीन आया था, तो ब्रोमिनेटेड ये हाउस होल्ड उसमें भी आ जाती हैं चीज़ें, 2014 में इसमें आ गया था, तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाएगा ये भी, पोल्यूटेंट्स हैं, तो ये देख लो पोल्यूटेंट को ऐसे करना है इसमें। तो पोल्यूशन से इससे ज़्यादा अलग से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कुछ पॉलिसीज़ अगर आपके करंट में आए तो उसको एक बार रिवाइज कर लो इसमें, जैसे अपना पोल्यूटेंट में ई वेस्ट, सॉलिड वेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें शॉर्टलिस्टेड चीज़ें थी 2019 में, वो पूछ ली एकदम से, तो ये 2016 की न्यूज़, बट ये आ गई बिकॉज आप जब पोल्यूशन को करते हो ना, तो आपको सबसे पहले क्या है, मतलब पोल्यूटेंट, पोल्यूशन क्या है, पोल्यूटेंट क्या क्या है, सेकंड में अगर आपने आ गया था तो क्या क्या आया था, टेक्नोलॉजी जो उसको दूर करने की, थर्ड पॉलिसी, इन तीनों के अलावा क्या क्वेश्चन बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, और आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद अपना आता है एक्ट पॉलिसीज एंड नेशनल बॉडीज रिलेटेड टू पोल्यूटेंट्स, मतलब पोल्यूशन, स्पेशली पोल्यूशंस, और डिफरेंट डिफरेंट, मतलब आप इकोलॉजी या फिर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड भी चीज़ें आती हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बता ही चुका हूँ कि एक्ट आता है, ये एक्ट एंड पॉलिसी, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992 2020 में आया, ठीक है, बायोफ्यूल पॉलिसी 2020 में आई, 2019 के अंदर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई थी, कैंपा आया था, फॉरेस्ट एक्ट आया था, EPA आया था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड है ये क्लाइमेट चेंज और इन चीज़ से, तो ये एक्ट आ गए इस चीज़ में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, अब देखो 4 एक्ट आ गए थे, लगभग 4 के आसपास पॉलिसी एक्ट आ गए थे 2019 में, 2 आए 2020 में, तो या तो आप वो एक ही आएगा या फिर आप फिर से वो 4 आ जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन तो कर आएगा ही आएगा, तो आप देख लो आपके सिलेबस, आपके उसमें जो आपके नोट्स है उसमें कुछ कुछ एक्ट हैं इससे रिलेटेड, उसका एक बार डिटेल देख लो। बाकी होना कॉमन सेंस है वहाँ पे, बट एक आध चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट होती है जो आप देख लोगे तो सही रहेगा उसके अंदर, ठीक है। फिर 2018 के अंदर CPCB आ गया था, CPCB क्या है, वाटर एक्ट के से बनी थी ये, ठीक है, बनी वाटर एक्ट से थी, फिर इसके बाद ये एयर का भी करने लग गई, स्टैट्यूटरी है क्या नहीं है वगैरह वगैरह आ गया था, ये आ चुका है, तो क्या पता दोबारा तो मुश्किल ही आती हैं चीज़ें, बट कुछ अलग घूम फिर के, मतलब देखो एक और चीज़ मैंने बताई थी ना एलिमिनेशन, उस चीज़ में जब भी कोई चीज़ आ जाती है तो उसका डीपर ही एक्सपेक्ट करो, कुछ का लाइट नहीं आएगा, या तो वो आएगा ही नहीं कभी, या उसका एक डीपर, एक फर्स्ट एक स्टेप अहेड उस चीज़ में आएगा, ठीक है। उसके बाद मिशंस होंगे, जो NACP, मतलब नेशनल, जो क्लाइमेट चेंज के मिशंस हैं 8 जो थे वो, और ग्रीन इंडिया मिशन वगैरह था उसमें, हिमालय वगैरह और वो सब चीज़ करने का, वो भी एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल वगैरह है, तो जेनेटिक पोल्यूशन वाला जो चीज़ होती है ना, वो भी पूछ सकते हैं, कौन करता है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री करती है नहीं करती वो चीज़ें, ये मतलब सॉरी GM क्रॉप्स वगैरह का थोड़ा बहुत इश्यूज आते रहते हैं न्यूज़ में, वो शॉर्ट लिस्ट कर लो अपने उसमें। वैसे तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ, बट एक बार रिवाइज कर लो उसको, कोई लेटेस्ट चीज़ें अगर उसमें से आ रही, वैसे तुमको पता होगा पहले से जो आपने कर रखा होगा, बट कोई लेटेस्ट चीज़ें दिख रही हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी उस चीज़ में, ठीक है।
एनिमल वेलफेयर एक्ट आ चुका है, ठीक है। और भी बनारस नेशनल वो सोसाइटी करके कुछ नहीं, सॉरी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी करके कुछ है जो बर्ड्स को देखती है, जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है उससे रिलेटेड कोलैबोरेशन है जिसका इंडिया के अंदर। तो वो क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो लेकिन वो एक प्राइवेट एजेंसी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ उसमें नहीं थी, तो जस्ट इतना सा पता तो वो आंसर आ जाएगा, शायद 2014 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे कैसे कोई न्यूज़ में आई है चीज़, कोई बॉडी न्यूज़ में थी, तो उसको स्पेशली रिवाइज करो, उसके बारे में देखो, ठीक है। कोई बिल्कुल नई चीज़ आती है ना यूपीएससी के अंदर, तो इंडिकेशन से काम चल जाएगा। और कोई चीज़ पहले भी आ चुकी है तो उसका डिटेल आती है। मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2014-15 में आ चुका है, तो अब उसका और डिटेल आ सकता है अगर आया दोबारा तो प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार देख के फिर देखो इस चीज़ को कि कौन सा डिटेल करनी है और कौन सा वो करनी है इंडिकेशन। जो करंट अफेयर अब के साल के हैं ना, वो सब इंडिकेशन से हो जाएंगे, उसमें ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आएंगे नहीं इतने ज़्यादा। कोई बहुत न्यूज़ में रही हो एजेंसी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे सीआरजी, उन्होंने शायद, हाँ सीआरजी अभी तक पूछे नहीं है उन्होंने, वो मेंस में पूछ लिया है, बट मेरे ख्याल से इसके अंदर आया नहीं है सीआरजी की डिटेल जो हुई थी अभी 2011 वाले को हमने किया था जो कंट्रोवर्शियल था। तो ऐसे ऐसी चीज़ें वो पूछ सकते हैं भाई, गडगिल वगैरह की कमेटी के आ गया था, ठीक है, फॉरेस्ट फायर वगैरह और वो सब चीज़ें। तो कोई एक्ट पॉलिसी बनती रहती है। मैं अभी बिल्कुल बहुत अच्छे से करंट के टच में नहीं हूँ यूपीएससी स्टाइल में, बट आप लोगों को पता होगा तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना, बिकॉज एक थीम है ये चीज़ की। फिर उसके बाद अपनी आती है बायोडाइवर्सिटी की थीम, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में जो थीम होती है, बायोडाइवर्सिटी में जो थीम है वो है अपनी जैसे 2020 के अंदर अपना जो है डियर के 2 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। डियर के 2 क्वेश्चन, एलिफेंट का 1 क्वेश्चन, ठीक है, बर्ड स्पीशीज़ का 1 क्वेश्चन, और कोरल का, शायद कोरल का भी इसमें था या फिर 2019 में था। तो ये कोरल तो थीम रहती है, कोरल को तो आप छोड़ के ही मत जाओ, उसके तो बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको, जब कोरल स्टार्ट हुआ था आना वेरी बेसिक था, फिर उसके बाद थोड़ा एडवांस, फिर उसके बाद और एडवांस, एडवांस में क्या ज्योग्राफी में चले गए कि मोस्ट ऑफ द ये वो ऐसे कुछ करके, और आएगा तो इसका एडवांस ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ होती है कोरल रीफ का, तो उसको तो अच्छे से पीएचडी करके जाओ। एलिफेंट आ चुका है, एलिफेंट दोबारा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता कि पिछली बार भी एलिफेंट इस बार भी अंडर, बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, ठीक है। टाइगर पिछली बार कुछ नहीं आया, टाइगर का आया था टाइगर का क्रिटिकल टाइगर रिजर्व आया था, तो शायद कुछ ना आए टाइगर का, लेकिन टाइगर एक बहुत कीस्टोन स्पीशीज़ है, तो कुछ ना कुछ घुमा फिरा के आ जाता है उसका, ठीक है। तो उसको आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बट फिर भी आप फोकस नहीं रखोगे इस पर ऐसे कि बिल्कुल ही फोकस रखना है। बर्ड पिछली बार आ चुकी तो बर्ड की स्पीशीज़ नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो क्रिटिकली एंडेंजर स्पीशीज़ आ जाएंगी, जैसे अपना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वगैरह का आ जाए, वो जो भी चीज़ है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी आ गया है, ग्रेट इंडियन इनडायरेक्ट आ गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनडायरेक्ट आ गया था, वो जो अपना जैसलमेर वगैरह का था ना, तो उसमें इनडायरेक्टली आ गया था लिंक। सी, अगर आपका इनडायरेक्टली भी कहीं पे आ रहा है तो वो टॉपिक आ चुका है, ये ध्यान रखना। और वो थीम का पार्ट होता है, कुछ ना कुछ अगर आपको आ ही रहा है चीज़, जैसे मान लो अगर एक स्टेटमेंट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दे दिया, वो क्वेश्चन जस्ट एक ज्योग्राफी का है बट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उसमें डाल दिया, तो वो थीम थी, वो आ गई, उसको ऐसे ही लेना। बिकॉज जो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं उनकी फिलोसफी यही होती है कि एक क्वेश्चन के अंदर वो 3-3 क्वेश्चन डाल दिए, आपको चूज़ करनी है, आपको पहचानना है। प्री इज़ ऑल अबाउट पहचानने वाली चीज़ें, बस आपको इंडिकेशन पहचाननी है कि भाई ये है, जैसलमेर बड़ी हो सकती है, जीआई भी यहाँ जा सकता है, ठीक है। क्या अब जो 2000 जो 20 था वो बहुत फोकस था ज़्यादातर एलिमेंट जो एनिमल्स की तरफ, तो अब प्लांट्स की तरफ आने के चांसेस हैं 2021 में। तो आपको क्या करना है, फॉरेस्ट टाइप्स वगैरह को अच्छे से रिवाइज कर लो। उसके बाद इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ होती हैं, जैसे टेक्टोना ग्रैंडिस, शोरिया रोबस्टा, ठीक है, टेक्टोना ग्रैंडिस मतलब टीक हो गया, और जो कौन सा केरला में जो टीक होता है वो भी है, क्या नाम था उसका, नीलाम्बर टीक जो जीआई टैग है उसका। तो टीक पे एक स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़। क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन 2017-16 में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, सेंटलम वो रेड सेंड्रस वाला, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन था, 1 to 3 स्टेटमेंट में दे रखा था। तो जस्ट आपको ये पता हो कि भाई इट इज़ नॉट एन एवरग्रीन स्पीशीज़, तो आप कर दोगे उसको, ठीक है। ऐसे ही टेक्टोना ग्रैंडिस के बारे में एक बार देख लो कि वो एवरग्रीन नहीं है, एक तो कहाँ उगती है, ठीक है। साल वर्सेस टीक का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, साल वर्सेस टीक, साल वर्सेस टीक।
जो 25 डिग्री है ना, मतलब जो इंडिया है, एक सेकेंड, इंडिया है उसमें जो 25 है, शायद 25 24 जो भी है, उससे ऊपर साल होता है और उसके नीचे टीक होता है। ठीक है, ऐसे। तो सतपुरा में टीक है, ये ध्यान रखना बस। और नॉर्थ ईस्ट में साल भी है, नॉर्थ ईस्ट में टीक नहीं होता। लेकिन अपना म्यांमार में टीक है, म्यांमार में बल्कि बेटर क्वालिटी का टीक है, जो क्योंकि मेरे का वो वाला पोर्शन जो है 25 से नीचे है। ठीक है, और ये आपस में कॉम्पिटिटर है, नेचुरल हैबिटेट में नहीं है। वैसे तो देखो टीक जो है अपने नॉर्थ इंडिया में उगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नेचुरल हैबिटेट नहीं है, मतलब कि वो खुद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसको आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस करा जाता है। तो ये देख लेना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिलबरजा शिशु सीशम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक जो अगर मान लो क्योंकि रेड सेंटर्स वो पूछ चुके हैं बिकॉज वो तस्करी में चलता रहता है। एक तस्करी जो इंपॉर्टेंट है वो शायद अभी तक इन्होंने इस स्पेल में नहीं पूछी है जब से नया सिलेबस बना है, वो है सैंडलवुड। ठीक है, सैंडलवुड जो है वो है बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है जिसके ऊपर तस्करी चलती रहती है, तो उसके बारे में देख लेना, वो रूट पैरासाइट है। ठीक है, रूट पैरासाइट है, तो एक बार वो देख लेना उसका एरिया क्या है। वो एवरग्रीन में नहीं उगता, और उसको किसी कोई ना कोई पेड़ चाहिए साथ में, ताकि उसके खुद के रूट ढंग से डेवलप नहीं होते तो वो उसको करे। ऐसे ही इस चीज़ में प्लांट में कौन सा आ गया, मैंग्रोव्स आ गए। मैंग्रोव्स पहले उसमें भी आ गया कि भाई अडेप्टेशन में दूसरा मैंग्रोव की स्पीशीज़ आ जाती है जिसके अंदर वो वीवीपैरी होती है। प्लांट्स में हम नॉर्मली वीवीपैरी नहीं देखते, इसमें वीवीपैरी भी होती है, और स्टिल्टेड रूट्स होती है, बहुत सारी अडेप्टेशन है। वैसे भी मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, पूरी कोस्ट पे मैंग्रोव होता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं होता कि भाई आपका कहीं कहीं पे है कहीं पे नहीं है, पूरी कोस्ट पे है, पर थोड़ा कम ज़्यादा है। जैसे शायद सबसे ज़्यादा सुंदरबन के बाद गुजरात में है, मेरे को ध्यान नहीं है, तो उस चीज़ का देखना थोड़ी, जो आपको एक्सेप्शन लगे। मैंग्रोव हो गया, तो ये चीज़ें आप पर एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि पिछली बार एनिमल की तरफ फोकस था, इस बार प्लांट की तरफ फोकस आ सकता है। ठीक है, और वैसे तो प्लांट की तरफ भी यही था पिछली बार, शायद पिछली बार 2020 में ही वो क्वेश्चन था ना कि आप क्रिटिकली जो इम्पोर्टेंट प्लांट है उसको उगा नहीं सकते, वो प्लांट का ही क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं है, वो आ चुका है 2020 में भी। तो एक बार देख लें, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस प्लांट का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है ये आती रहती हैं। और एक तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ एक होगी, क्या कहते हैं उसको, जो बाहर से आती हैं, टर्म्स भूल जाता हूँ मैं, कोई नहीं, जो बाहर से आती है ना, जैसे एक तो अपना इंडिजिनस स्पीशीज़ होती हैं, और बाहर इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि विदेशों से ही आए, ऑस्ट्रेलिया से ही आए या कुछ करके। अगर आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में भी अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो यहाँ के लिए वो चलो कोई नहीं, दिमाग से निकल गया, आपको पता है वो बेसिक सी टर्म है, तो वो हो जाएगी, एक एंडेमिक होता है। और जैसे अपना प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा वाला क्वेश्चन था, वो वाली स्पीशीज़ होती हैं, ऐसी एनिमल में भी होती है, जैसे वो स्नेल वगैरह हैं, ऐसी प्लांट्स के अंदर भी होती है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक बार देख लेना उसको क्या क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो 2018 के अंदर वही आ गया था, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा क्या है। ठीक है, और जो घड़ियाल है उसका आ गया था। घड़ियाल जो क्रोकोडाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, उसमें भी 3 टाइप के क्रोकोडाइल इंडिया में मिलते हैं, चौथा टाइप का शायद नहीं मिलता, मेरे को ऐसा लगता है, वो जो अमेजन वाला है। 3 टाइप का मिलता है इसके अंदर। सबसे पहला होता है घड़ियाल, दूसरा होता है सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और तीसरा मगर होता है। ठीक है, मगर तो तुमको हिंदी से लगता है तो इंडिया में मिलेगा। सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इसमें सोल्ट वाटर होता है, तो एक बार देख लेना कंपैरिजन में, क्या पता एक फुल फ्लैश क्वेश्चन इससे बन जाए। घड़ियाल सिर्फ फ्रेश वाटर में होता है, तो आपको जस्ट ये पता हो ना कि घड़ियाल एक फ्रेश वाटर में ही होता है, तो 2018 में या 17 में जो क्वेश्चन आया था वो आप क्लियर कर दोगे। चंबल ही थी उसके अंदर जो फ्रेश वाटर थी। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका जो थीम, अभी मैं थोड़े इसके बाद जस्ट कुछ मोमेंट के बाद आपको बताऊंगा कौन कौन से एनिमल है कौन कौन से नहीं है, मैंने टेलीग्राम पे भी लिखा है जो जो मेरे को याद आते रहते हैं। फिर उसके बाद जो राइनो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। कैमल जो है वो इंपॉर्टेंट है, खराई कैमल 2014-15 में आ गया था। उसके बाद लायन बहुत इंपॉर्टेंट है, लायन में वो पूछ चुके हैं, लेकिन अभी तक एशियाटिक वर्सेस इंडियन लायन नहीं आया है, तो एक मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें, कौन सा बड़ा होता है। ठीक है, और क्या क्या कुछ एक स्पेशल डिफरेंस भी होता है इन दोनों के, उसमें लेंथ में और उस चीज़ में। एलिफेंट पिछली बार आ चुका है, वरना एक क्वेश्चन इससे भी बनता है एशियाटिक वर्सेस इंडियन एलिफेंट का। ठीक है, फिर उसके बाद राइनो हो गया। राइनो तो आता ही रहता है इस चीज़ में, एक बात ध्यान रखना, राइनो सिर्फ ऐसा नहीं है कि असम असम में,
असम में भी है, असम, भूटान, इधर वेस्ट बंगाल में थोड़ा बहुत, बल्कि ये उत्तर प्रदेश तक एक आध आया हुआ है विकिपीडिया पे देखोगे तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है इट इज़ फाउंड ओनली इन असम, ऐसे उसको काट देना, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद आपका जो एक इनका स्पेशल टर्म है वीवी पैरी, ओवी पैरी, इसको देख लेना। वीवी पैरी, ओवी पैरी जो होता है, ये वीवी पैरी होती है जो चाइल्ड को बर्थ देते हैं, ओवी पैरी होती है जो एग में देते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो डिसाइड नहीं करती कि कौन सा मैमल है कौन सा नहीं। मतलब हमारे दिमाग में ये नॉर्मली रहता है कि मैमल जो है वो चाइल्ड, लाइव चाइल्ड को बर्थ देते हैं, बट ऐसा नहीं है, कुछ मैमल अपने एग्स भी देते हैं। तो ये इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया विच डिटरमाइंस दैट दिस स्पीशीज इज मैमल, ठीक है। तो मैमल की एक करेक्टरिस्टिक होती है जो कि यूपीएससी कई बार सीडीएस में पूछ चुकी है। तो ये भी हो सकता है कि क्या पता एक फुल फ्लैश क्वेश्चन इस चीज़ पे बन जाए कि मैमल क्या क्या हैं। तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि मैमल, अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके अंदर स्किन पे हेयर हैं, वो मैमल की प्रॉपर्टी है, सिर्फ मैमल में मिलती है। सेकंड, जो मैमरी ग्लैंड होता है, मिल्क जो होता है, वो सिर्फ मैमल करते हैं, ये भी एक मैमल की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। दो तीन और प्रॉपर्टी होती है, गूगल सर्च करोगे तुमको मिल जाएगा, बस ये एग वाली नहीं होती, इससे एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, सीडीएस में आ चुका है। ओके, फिर एक आता है जो स्नेक्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। अब स्नेक तो भाई दुनिया भर के हैं, कुछ नई स्पीशीज़ आएंगी, कुछ ऐसे। देखो जो भी चीज़ें आ रही है ना ये नई स्पीशीज़ की, उनमें ना जस्ट अगर आपको कोई नई स्पीशीज दिख रही है, वो देखो एक तो याद नहीं रहती, अगर आपको एक आध याद रह जाए कुछ अच्छे से नाम वूम इधर उधर करके तो बढ़िया है। उसका सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, इंडिकेशन आएगा कि भाई कौन से स्टेट से रिलेटेड है ये, बस इतना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो, जैसे मान लो एलिफेंट का पिछली बार एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आ गया, तो थीम बेस्ड स्पीशीज़ का ही एक बड़ा सा आ सकता है। जैसे मान लो थीम बेस्ड, मतलब डियर का आ गया था, एलिफेंट का आ गया था, टाइगर का आ सकता है, लायन का आ सकता है, कुछ बड़ी बड़ी थीम्स है, चीता का आ सकता है, एशियाटिक चीता का। तो और जैसे एम स्ट्राइप उसका आ गया था, टाइगर का। और जो क्रिटिकली एंडेंजर स्पीशीज़ हैं जैसे पिग्मी होक है, उस पर फुल फ्लैज क्वेश्चन आ सकता है। मेरे ख्याल से पिग्मी होक क्रिटिकली एंडेंजर है, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। उसके हैबिटेट पे आ सकता है, कहाँ पे होता है, ठीक है। पीका करके एक स्पीशीज़ है जहाँ पे वो हिमाचल में है, वो भी हो सकती है चीज़ें, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट क्रिटिकली एंडेंजर स्पीशीज, एक बार उसको भी देख लेना थोड़ा बहुत IUCN में, ठीक है। और ये भी देख लेना, जैसे जैसे मैंने कल पोस्ट किया था कि मरीन मैमल्स होते हैं, तुमको पता चल जाएगा कौन से मरीन मैमल है, तो कौन से नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सी जो हॉर्स होते हैं वो फिश होती है, ठीक है। और टाइगर शार्क होती है, फिश होती है ये भी। वेल मैमल होता है, और जो भी वर्नट और ऐसे कुछ करके था, और सी लायन वगैरह, ये सब मैमल्स हैं, ठीक है। और ऐसे, ठीक है। तो मैमल्स सी में हैं, वो वाले देख लेना, स्पेशल हो जाता है। डुगोंग पूछ ही चुके हैं वो, डुगोंग पूछ चुके हैं, और गैप आ गया 2015 या 15 में आया था डुगोंग, और देख लो 6 साल का गैप है, तो मरीन मैमल फिर से आ सकता है। तो एक बार देख लेना ध्यान से, मैंने उसमें टेलीग्राम पे डाल दिया था उस चीज़ को। ओके, फिर उसके बाद अपना आता है, और देखो एक और ध्यान देना कि ये कैसे आया था डुगोंग। मेरे को ये अच्छे से याद है, 2014-15 में समथिंग ऐसे कुछ करके डुगोंग उन्होंने इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा, और सिविल सर्विस का उसके बाद एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछ लिया। यहाँ तो पूछा था कि डुगोंग कहाँ कहाँ मिलता है या कुछ ऐसे कुछ, और यहाँ पूछ लिया था एक अच्छा सा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन कि डुगोंग से रिलेटेड बताओ, ये पूरे उसमें मिलता है, फिर उसके बाद ये सी काओ बोलते हैं, ये हर्बीवोरस है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये ऐसे आ गया, इसलिए जो CDS CAPF में कोई स्पीशीज़ आ गई या कुछ आ गया, वो एक बार देख लेना भाई, रिपीट हो सकती है। इंजीनियरिंग सर्विस में तो, इंजीनियरिंग सर्विस का तो सिलेबस चेंज हो गया, अब तो नहीं आएगा उसमें, बट फिर भी एक बार देख लेना, नज़र मार लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर CDS के, तो थोड़ा बहुत देख लेना, जो चीज़ें वहाँ पूछ चुके और यहाँ नहीं आई ना स्पीशीज़ में, वो देख लेना, वो थीम है, ठीक है। उसके बाद डॉल्फिन तो बहुत इंपॉर्टेंट थीम थी, बहुत बार पूछ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता फिर से आएगी चीज़ें, बट पढ़ लेना उसको थोड़ा बहुत कि इरावदी डॉल्फिन पूछ चुके हैं, और अपने गंगेटिक डॉल्फिन, वो नेशनल वाटिक एक्वाटिक वो पूछ चुके हैं। उन्होंने शायद नेशनल हेरिटेज एनिमल नहीं पूछा, वो एलिफेंट था, तो क्या पता वो पूछ ले उस चीज़ में, ठीक है। तो वो हो गया ये, मतलब अपना हो गया इसमें कि कौन कौन से एनिमल है। एक बार और ध्यान दे देना कि जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट करना है, प्लांट की भी एनिमल की भी, कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, क्यों मिलता है, सब कुछ देख लेना इसका, ठीक है। ओके,
फिर उसके बाद एंडेंजर्ड भी जो कीस्टोन स्पीशीज़ है वो देख लेना थोड़ी बहुत, जो अच्छी अच्छी दिखे, जैसे फ्लाइंग फॉक्स, अच्छा नाम है, क्या है ये, बैट है, फॉक्स लगेगा ना, ठीक है। अब क्या पता फ्लाइंग फॉक्स से फुल फ्लैश है, सब पहला ये मैमल है, तो वैसे भी फॉक्स से मैमल लग रहा है तो ये ठीक ही करेंगे लोग। सेकंड ये बैट है तो बैट भी ठीक है। थर्ड ऐसे तो फ्लाइंग फॉक्स से आ सकता है, फ्लाइंग स्क्वायरल से आ सकता है, ठीक है, कहाँ मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है वहाँ की, नॉर्थ ईस्ट की। हॉर्नबिल से आ सकता है। एक और ध्यान देना, जैसे मान लो एक्सेप्शन पे ध्यान दो, हॉर्नबिल जो है वो कहाँ मिलता है, वो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन मनाता है ज़्यादातर, नागालैंड मनाता है, इस बार कहीं और हुआ था शायद मणिपुर में हुआ था, ऐसे देख लेना ध्यान से। एक और चीज़ है, नागालैंड में ज़्यादातर बनता था हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड का स्टेट बर्ड नहीं है हॉर्नबिल, ये ध्यान देना। बाकी सबका है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी हॉर्नबिल है शायद उसका स्टेट बर्ड, ये भी ध्यान देना थोड़ा सा, क्या पता उसमें एक स्टेटमेंट में डाल के वो कुछ ऐसे कर ले, मिथ बस कर दे उस चीज़ का, ठीक है। इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज हो जाते हैं, फ्लोरिकन्स हो गए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हॉर्नबिल हो गया। हॉर्नबिल नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है, हॉर्नबिल वेस्टर्न घाट्स में भी मिलता है। और जो, हाँ, एक और चीज़ जो ध्यान आती है मेरे को, जो लाइन टेल मकैक, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी की, जो वेस्टर्न घाट में मिलती है, लाइन टेल मकैक, जो अपना नीलगिरी हिल्स वगैरह में मिलता है। शोला यहाँ पे फॉरेस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जहाँ पे मिलते हैं चीज़ें नीलगिरी के अंदर। और जो यूकलिप्टस है वो भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, जो बाहर से आई है, तो क्या पता इस पे कोई क्वेश्चन, बिकॉज ये जो है ये वही है, मतलब वो जो बाहर से स्पीशीज़ आती हैं, अभी मेरे को ध्यान बिल्कुल क्लिक नहीं हो रहा दिमाग में, बट देख लेना इस चीज़ को, बहुत बेसिक सा टर्म है। तो इसका ये इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पोल्यूटन, वो बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा होती हैं चीज़ें, बिकॉज इनका ना आ तो गए हैं यहाँ पे, बट इनके नेचुरल पेस्ट अभी क्रिएट नहीं हुए हैं, ठीक है, तो ये उगती ही रहती हैं, तो बायोडाइवर्सिटी को खतरा होता है इनसे, तो इसलिए ये पूछ सकते हैं, यूकलिप्टस का भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, वाटर टेबल वगैरह ये वो। तो ये वाली चीज़ होगी थी। हाँ, वो जो स्नैक्स बीच में मैंने छोड़ा था, स्नैक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, स्नैक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। स्नैक जो नए आए हैं उसको भी देख लेना, और जो पुराने बहुत फेमस फेमस स्नैक है, टाइप्स ऑफ स्नैक एक देख लेना, बिकॉज स्नैक बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और इसकी डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। वैसे भी हम जो है फेमस थे स्नैक जो चार्मर्स के लिए, तो स्नैक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन स्नैक में ना एक बात ध्यान रखना, कुछ एक्सेप्शन को ध्यान दे देना कि भाई इंडिया में रटल स्नैक नहीं मिलता है। सिर्फ इतना पता होगा तो आपका 1 2 3 स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। शायद इंजीनियरिंग सर्विस में वो पूछ चुके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक, या फिर ऐसा कुछ पूछा था, फर्स्ट रेटल स्नैक आर नॉट फाउंड इन इंडिया, करेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि क्या पता एक स्नैक मिल जाए, बट नेचुरली नहीं मिलता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड ये आ गया था कि ऑल स्नैक्स आर वीवीपैरस, ऑल स्नैक्स आर वीवीपैरस गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो अपने सॉरी ऑल स्नैक्स आर ओविपेरस, गलत स्टेटमेंट, जो कोबरा है वो चाइल्ड को बर्थ देते हैं, तो वो चीज़ें हैं। स्नैक से ऐसे डिटेल में क्वेश्चन जब आ चुका है कहीं और, तो उनकी थीम है वो डिटेल में कहीं और पूछ चुके हैं, तो एक बार देख लो इस चीज़ को, स्नैक को थोड़ा सा ध्यान देना, क्या पता इस बार स्नैक से आ जाए। एक और चीज़ है, जो भी अब जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हो ना, थोड़ा बहुत जब नज़र आएगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। नए वाले जो अभी भी मैंने उसमें डाले थे, एक बार उसको थ्रेड चला लेना, बाकी आप भी कमेंट कर लेना उस चीज़ पे। नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड जो नए नए आए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, पुराने वाले भी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस पर तो नज़र डालनी है, नए पे ज़्यादा डालनी है, कहाँ पे क्या है, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा। नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे आएगा प्रोटेक्टेड एरिया में, बताऊँगा इस चीज़ का, जस्ट इसके बाद एक पेज है। मैं जो ये बोल रहा था ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना स्पेशली एक चीज़ के लिए इंक्लूड होती है, जैसे गिर में लायन के लिए है, मस्क जो अपना एस्कोर्ट हुई थी वो उसके लिए थी, डियर जो स्पेशल डियर है वहाँ का, जो मस्क डियर, ऐसी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना स्पेशल उन चीज़ों के लिए है, तो उनको एक बार ध्यान दे देना, क्या पता इस बार उसका आ जाए। अगर टाइम लग रहा है छोड़ देना, नहीं तो अगर टाइम है तो दे देना एक बार ध्यान, कि कुछ स्पेशल कोई नाम से है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कि वो उससे ही रिलेटेड है, ठीक है, तो वो आपका एलिमिनेशन में हेल्प करेगी। ऐसे याद नहीं रहेगा, बस ध्यान दे देना उस चीज़ को, कहाँ मिलती है, कौन से स्टेट में, और क्या है, किससे रिलेटेड, ठीक है। ओके, ओलिव रिडली टर्टल है। ओलिव रिडली टर्टल ना अभी तक जो भी आया है तो ऑप्शन के टाइम में आया है, या 1 2 3 में कहीं कहीं दे दिया, बट इसके बारे में डिटेल में नहीं आया बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। भीतरकनिका हमेशा, इसका भीतरकनिका की हर चीज़ थीम है यूपीएससी में, कुछ ना कुछ करके या तो ऑप्शन में आ जाता है या फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है।
इसके अंदर 2 रिवर्स हैं, उसको ध्यान दे लेना कहाँ पे है, व्हीलर आइलैंड साइड में ये जो भी चीज़ है, और एक जो ये ओलिरी टर्टल इसके बीच पे आता है, और जो एरीबाडा, शायद ऐसा कुछ नाम है एरीबाडा, तो आ सकता है एरीबाडा इज़ रिलेटेड टू, ऐसे ऑप्शन आ सकता है। तो ये भी एक थीम है इसकी। क्रोकोडाइल मैंने बता ही दिया था, बर्ड वगैरह। देखो बर्ड वाला जो क्वेश्चन था ना, 2014 में बर्ड आया था, फिर उसके बाद 2020 में भी बर्ड आया, ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद टाइगर आया 14-15 में, तो टाइगर का कुछ आ गया, तो ऐसे भी आ सकते हैं रिपीट होके थीम्स, ठीक है। बाकी आपका खुद, आपको जो अच्छा लगता है वो कर लो इसमें से। फिर उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड एरिया में, कुछ तो डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अंदर आपको पहले, सबसे पहले ध्यान रखना है जो नए नए चीज़ें हैं उसमें जस्ट इंडिकेशन होनी चाहिए कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है। जो पुराने वेल फ्लैश फुल मतलब बहुत पुराने भी हैं, जैसे कॉर्बेट वगैरह कोई भी चीज़ है, तो उनके तो टोपोग्राफी पता होनी चाहिए, नाम दफ़ा ये वो, कि भी कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, टोपोग्राफी क्या है, क्या फेमस है उसमें। थर्ड, कुछ क्रिटिकली एंडेंजर स्पीशीज़ होंगी, वो किस नेशनल पार्क के आसपास है, तो उसको भी बहुत अच्छे से याद रखना है। 3 हो गए, ठीक है। फोर्थ, जो मैप वगैरह है वो ध्यान रखना है कि कौन सा मैप के अंडर है, कौन सा खुद इंडियन गवर्नमेंट ने कर रखा है, कहाँ पे है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी वो बायोस्फीयर तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चीज़ में, ठीक है। फिफ्थ, वेटलैंड्स आ गया। वेटलैंड तो पता ही है कौन से रामसर में कौन से नहीं है, और जो अकॉर्ड वगैरह के अंदर से जो पहले थे वो हटा दिए, जो चिल्का विल्का, वो देख लेना उस चीज़ का। वेटलैंड में थ्रू ही, वेटलैंड जब आप करोगे तो लेक्स को और वेटलैंड को साथ साथ पढ़ लेना, ठीक है। लगभग सेम सा ही रहता है, बट ढंग से पढ़ लेना इसको साथ में, क्योंकि लेक्स एक थीम होती है रिवर के साथ, और वेटलैंड एक अलग से प्रोटेक्टेड एरिया के साथ, तो ये दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो लेक्स देख लेना कौन सी फ्रेश वाटर है, कौन सी सलाइन वाटर है, और वेटलैंड देख लेना किसमें लेक के अंदर विदाउट लेक वाले भी होते हैं, जो मार्शी एरियाज वाले होते हैं। इसको अच्छे से देख लेना, दिमाग में बिठा लेना इस चीज़ को। कुछ कुछ थीम बार बार आती है, पुलिकैट बार बार आती है, कोलम कौन सा है वो, कोलम करके है शायद, जो आंध्र प्रदेश के अंदर जो लेक है, जो कृष्णा गोदावरी के बीच में वो होती है, तो वो फ्रेश वाटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नाम से लगता है केरला में होगी। केरला में 3-4 है, उसमें से 1-2 फ्रेश वाटर है, बाकी ज़्यादातर ब्रैकिश वाटर है, वेम्बनाथ और वो सब चीज़ें, अष्टमुड़ी। तो 6-7 लेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वेटलैंड का पार्ट भी है, उनको देख लेना। फिर थोड़ा बहुत ये भी देख लेना कौन सा मैन मेड है, कौन सा नहीं है, क्योंकि एक बार आ चुका है ये। एक्चुअली में क्या हुआ था, मैंने ये सब कुछ कर लिया था, बट यही देखना रह गया था कि मैन मेड कौन सा और वो है, और वो रेणुका वेणुका क्वेश्चन आ गया था। तो ये चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है, अगर एक और स्टेप थोड़ा सा आगे जाए तो ये भी कर लो कि कौन सा मैन मेड है कौन सा नहीं। जस्ट ये जब आप इसको रीड करोगे, विकीपीडिया का पेज भी होगा, या आजकल तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अलग अलग कर रखा है, तो इस पर ध्यान देना कहाँ पे है, मैन मेड है या नहीं है, किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई बर्ड स्पीशीज़ वगैरह ये वो, और फ्रेश वाटर है या नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। एक अलग से थीम है इस चीज़ की, प्रोटेक्टेड एरिया में लेक एंड वेटलैंड्स को साथ में पढ़ना है। रिवर्स एक ज्योग्राफी में थीम आ गई, उसके बाद रिवर्स एंड वो क्या नाम है माउंटेन्स, और यहाँ पे आ गया अपना जो नेशनल पार्क एक अलग से, वेटलैंड अलग से। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक नेशनल पार्क का अलग से क्वेश्चन बनता है और वेटलैंड का अलग से बनता है। वेटलैंड का कभी क्वेश्चन बनेगा तो या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वेटलैंड इंटरनेशनल का क्वेश्चन आ चुका है, रामसर का क्वेश्चन आ चुका है, फिर इंडिया में कौन कौन सी साइट है, फिर लेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ये बनता है इनसे क्वेश्चन। और ये अलग से इंडिपेंडेंट थीम है, प्रोटेक्टेड एरिया अलग से इंडिपेंडेंट थीम है, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और ये आ गया। उसमें भी सब थीम क्या है, नए वाले सिर्फ इंडिकेशन, अच्छे वाले जो पहले से हो चुके हैं उसका टोपोग्राफी, ऐसे करना है उसको। और फिर हो जाता है अपना, जैसे अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह ये सब चीज़ें आ चुकी है। अब नया जो पन्ना उसके अंदर ऐड हुआ है वो भी आ सकता है उस चीज़ में, नए नए नेशनल पार्क है वो भी ध्यान रख लेना कहाँ पे क्या क्या हुआ है स्टेट वाइज, कभी भी किसी भी उसमें मैच द फॉलोइंग अच्छा सा बन सकता है 2 नंबर का एक क्वेश्चन। अब मैं जो आगे, ये सब चीज़ें हो गई अपनी पूरी की पूरी ख़त्म थीम वाइज। मैं थोड़ा सा जो CAPF और CDS में कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड आया है तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मेरी ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ CAPF की और CDS की। जो CAPF है उसमें जो नाइट्रोजन, चलो ये अगले वीडियो में बना देंगे CAPF और उसमें क्या क्या आया था, या फिर मैं इसको क्या करूँगा, वीडियो तो क्या ही बनानी है, इसको जस्ट उसके अंदर एक पॉइंटर फॉर्म में टेलीग्राम में डाल दूंगा। जैसे CAPF के अंदर उन्होंने पूछा था कि पैकेट्स के अंदर कौन सा करते हैं, नाइट्रोजन करते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने नॉन रिन्यूएबल कौन सा है,
ध्यान दे देना कि नॉन रिन्यूएबल में न्यूक्लियर आता है, ठीक है, बाकी रिन्यूएबल होते हैं ज़्यादातर। फिर उसके बाद ये पूछ लिया था कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है। मैंने बोला था ना, जब नया चीज़ आती हुई, मेरे ख्याल से आसन का शायद वेटलैंड में आया, कहीं पे आया, कुछ ना कुछ था न्यूज़ में, वो यूके में, यूके से रिलेटेड है शायद, ठीक है, ये ध्यान दे देना। फिर उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आया था, तो ये यहाँ पे आ गया, जो कि CSC 2021 की मैंने थीम बनाई है कि एक ट्रॉपिकल कुछ ऐसी चीज़ आ सकती है जो कि इकोलॉजी का पार्ट है और बेसिक्स है, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे आ जाए। रेन फॉरेस्ट का पूछ ले कि भाई इसके अंदर ये वाला होता है, मेंसली वो जो नहीं होता कि एपीफाइट्स ऊपर चढ़ते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, रोज़ दिन में 2 बार बारिश आती है, जो भी चीज़ आ जाए तो वो किससे किसका है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिर एमएसपी की डेफिनेशन सीधी आ गई इसके अंदर, और एमएसपी तो वैसे भी इकोनॉमिक्स की थीम है, आपको एमएसपी का कोई ना कोई एक क्वेश्चन 100% मिलता है हर साल। एमएसपी इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है तो कभी कभी आपको लगता है ना कि थीम कहाँ से लाएं, तो थोड़ा बहुत मेंस का भी सिलेबस देख लो हल्का सा। जैसे साइंस एंड टेक में देखने हैं तो साइंस में वहाँ पे लिखा होगा ना नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, तो वो भी आ जाती है। ऐसे इकोनॉमिक्स में वहाँ लिखी हुई है अलग से एग्रीकल्चर में कि ई टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एमएसपी, ये वो सब वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान दे देना उसमें। अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, एक बार ध्यान देना है कि एक आध क्वेश्चन वहाँ से आए। पेपर 3 तो बहुत डायनेमिक है ना, इसलिए। ओके। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा, हिल्स पे पूछा है, रिवर की ट्रिब्यूटरी पे पूछा है। इस बार जो इंडियन रिवर है वो गैप में है, पिछली बार जो है वर्ल्ड की रिवर आ गई, तो इंडियन रिवर से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें मैं पूरा का पूरा एक फुल फ्लैज एक पोस्ट डाला हुआ है टेलीग्राम पे, उसको देख लेना कैसे पढ़ना है, ठीक है। बेयर मिनिमम के लिए आपको हर चीज़ तो कर नहीं सकते, बेयर मिनिमम कर लोगे ना सही रहेगा। जैसे मान लो अगर आप ये भी पढ़ लोगे कि कौन सी वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में डायरेक्ट जाती है और कौन सी इसमें जाती है नॉर्थ वेस्ट, तो अगर इनको पता है कि भाई ये रिवर तो डायरेक्ट जाती है, किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो उसमें आप एलिमिनेट कर दोगे। बड़ी बड़ी के अलावा छोटी छोटी भी देख लो इस चीज़ को, वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग, ये वो जो भी चीज़ थी, फुल फ्लैश थीम है इस चीज़ की। और फिर उसके बाद कौन सा डेजर्ट नहीं है, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, बट कोई नहीं, इसको फटाफट देख लेना यार, 2 की स्पीड में, 1.75 की स्पीड में। ओके। फिर इसके बाद कौन सी डेजर्ट रिवर नहीं है वाला क्वेश्चन आ गया था, तो इसमें 2 अलग अलग रिवर के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। कोरल रीफ फिर से आ गया इसके अंदर डिटेल में। फिर उसके बाद नेशनल पार्क जो न्यूज़ में, वर्ल्ड रायमोना नेशनल पार्क, मतलब देखो आसन वाला भी आ गया, रायमोना वाले दोनों आ गए इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद हीरोन ड्रोन वगैरह आ गया, किससे रिलेटेड है शायद, ठीक है। फिर टोके साइक्लोन आ गया, तो साइक्लोन एक अलग से थीम है उसके अंदर, ठीक है। तो ये CAPF में आया था। फिर उसके बाद CDS के अंदर जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, देखो CAPF का अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इसको देख लेना। और जो हिस्ट्री और पॉलिटी का तो के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है CDS और CAPF, इसके तो क्वेश्चन सारे देखना, बिकॉज तुम्हारे को पता चलेगा, और इकोनॉमिक्स कि पेपर सेटर वही हैं, ठीक है, और वो किस क्या उनके दिमाग में चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा बट आता वही चीज़ों से है, ठीक है। फिर उसके बाद CDS में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि 5 क्वेश्चन उन्होंने लगातार उसके स्कीम्स के दिए, कौन से रिलेटेड, किससे, पुरानी स्कीम थी निधि विधि जो सौभाग्य वगैरह, किससे रिलेटेड है चीज़। तो स्कीम तो वैसे भी थीम है अपनी, तो कर सकते हो आप। स्कीम के बारे में एक और वीडियो बना देंगे उस चीज़ में, बट अभी मैं ब्रीफ में ये बता देता हूँ कि आपकी स्कीम तो बहुत ही ज़्यादा है, तो उनमें से कुछ क्या इंपॉर्टेंट है, तो या तो किसी ने कंपाइलेशन निकाल दी होगी कि भाई ये इस साल की स्कीम्स हैं, तो वो पहले कर लो। दूसरा, अगर वो भी ना करना हो तो सीधा तुम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री फर्स्ट, हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन एग्रीकल्चर हेल्थ, ये 3 मिनिस्ट्री की साइट पे जाओ, और जो फ्लैशेस में आ रही हैं स्कीम्स उनको नोट डाउन कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये स्पेशल आएगी। क्योंकि मैंने जब एनाटॉमी ऑफ सिलेबस किया था उसके अंदर बताया था, एक सोशल सेक्टर की स्कीम अलग से आएंगी और इकोनॉमिक्स की अलग आएगी। तो इकोनॉमी में फाइनेंस वाली डिपार्टमेंट में जाओ, फाइनेंस वाले उसमें मिनिस्ट्री में उसकी अलग से करो, तो 2 अगर क्वेश्चन आने, एक वहाँ से अलग से फुल फ्लैश इंडिपेंडेंट आता है और एक यहाँ से आता है। तो अगर तुमको और भी थोड़ा डिटेल में देखना है तो मेरी एनाटॉमी वाली देख लो, दिन कम बचे हैं बट उसको अभी भी उसको देख के करोगे ना, जो मैंने देखा है कि उनमें से क्वेश्चन आएगा आएगा। पंचायती राज मत मिस करना, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आएंगे उससे। कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, उसको तो करते ही जाओगे, ख़त्म नहीं होगा। अभी क्या करो, सिलेबस के अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उसको कवर पहले कर लो, छोटे छोटे टॉपिक है बहुत जल्दी हो जाएंगे, और रिवीजन कर लो उनको। बड़े बड़े टॉपिक में चाहे आप आने वाले 15 दिन लगा दो, आएंगे 4 क्वेश्चन और पूरा पूरा 15 दिन चले जाएंगे। इससे बड़े छोटे छोटे टॉपिक है, एक एक दिन में निपटा दो उसको, और एक एक 2 क्वेश्चन गेन करते रहो हर रोज़, ठीक है। चलो फिर, ओके, ऑल द बेस्ट।